आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं से एक पाठ पढ़ने जा रहे। पाठ का नाम है एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका हैं मनु भंडारी जी। इसमें मनु भंडारी जी ने अपने जीवन से जुड़ी कुछ यादें हमें बताई हैं। यहाँ पर लेखिका ने आत्मकथा शैली का प्रयोग किया है। आत्मकथा अर्थात अपने जीवन से संबंधित कुछ किस्से बताना। एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। अर्थात 2 मंजिल मकान था, एक मंजिल में नीचे वो रहते थे और ऊपर वाली दूसरी मंजिल में उनके पिताजी ही अपना कार्य करते थे, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियाँ मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। वो सिर्फ लेखिका क्या चाह रही है कि मैं देखूं कि मैं भी अपने पिताजी के किन किन गुणों को अपने अंदर लिए हुए हूँ, या उनके जो वो हमें डांटते रहते थे उसके कारण हमारे अंदर कौन कौन सी डर पैदा हो गए हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी थी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। अर्थात कंपैरिजन होता था। उसकी बड़ी बहन जो गोरी थी लेखिका की और वो काली थी, तो उन दोनों के कंपैरिजन के कारण वे अपने अंदर एक ऐसी हीन भावना उसने स्थापित कर ली कि वो चाह कर भी इतनी प्रतिष्ठित होने के बाद भी वह उससे निकल नहीं पाई। आज भी परिचय कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो जाती हूँ। अर्थात जब कोई उनकी तारीफ़ करता है तो उन्हें लगता है कि शायद ये झूठी तारीफ़ है और उससे वो शर्मिंदगी की सी महसूस करती हैं। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता था कि ये ऐसा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, सिर्फ ये एक बाई चांस हो गया है जो लोगों को अच्छा लग रहा है। पिताजी के जिस सकी स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, भन्ना जाना मतलब गुस्सा हो जाना, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सच्ची स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है कि जो मैं अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाती उसका कारण उनका वह सच्ची स्वभाव ही है, जो मेरे ऊपर वो शक करते थे कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और अपनी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड्डियों के विवाह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन मांझा होता है जो हम डोर पर लगाते हैं, जो पतंग उड़ाते हैं जिससे उस डोर पर लगाते हैं। लेकिन कभी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर।
हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने के घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं होती थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज भी मुझे वह शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि पुराने समय में क्या होता था कि बच्चे अपने आस पड़ोस में बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। शगल मतलब उनको अच्छा लगता था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो या हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। मतलब उनको सुनकर एक बेचैनी होती थी और अच्छा लगता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहस सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका यानी लेक्चरर शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने कखहरा सीखा, 1 साल पहले की ही कॉलेज बना था और इसी साल नियुक्त हुई थी। उसके बाकायदा साहित्य का दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला कि मात्र पढ़ना कि जो मिला उसे पढ़ लिया। चुनाव करके पढ़ना कि सेलेक्ट करके पढ़ना कि ये पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी और किताबों पर बहसें की तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। यानी कि वो अनेक साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने लगी। फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगता था। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। हर एज में हर पुस्तक समझ आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारी समझ का विकास होता है, हमारी एज बढ़ती है, हमें सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है। कुछ साल बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो यहाँ पर किताबों का जिक्र है सिर्फ। उसके मन में इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर की फिर से पड़ गई और इस बार कुछ समझ में आया। वह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के बीच प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। यानी कि कोई किसी के लिए भी कोई एक अच्छा बुरा नहीं रह गया था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू को चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का भी सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था। उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। अर्थात कि अब जो भी स्थिति थी उसमें पार्टिसिपेट करने लग गई वो। सन 46 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला
क्योंकि उस टाइम क्या हो रहा था, पूरा देश आज़ाद होने के लिए बेचैन था। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद, कि हर जो यंगस्टर था वो चाहता था कि वह भी इसमें पार्टिसिपेट करे। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहने वाले खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में अर्थात पिताजी की तरफ से और बाहर समाज की तरफ। पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की भी दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। वो चाहते थे बैठें, बात करें, पर बाहर सड़कों पे घूमें और हड़तालें करें, ये उनके बस में नहीं था लड़की के लिए। और उनकी बात मानकर घर में बैठना लेखिका के वश में नहीं था। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध यानी कि ना करने वाली चीज़ें, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त, मतलब कैसे डर निकल जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। यहाँ पर लेखिका के पति का नाम क्या है? राजेंद्र। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, कि किसी चीज़ से यश, जो उनका यश है, उनका नाम है, वो खराब ना हो जाए। और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, अर्थात लोग उन्हें जानें। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। कोप मतलब क्रोध। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों ना की जाए। दैट मीन्स कि वो हड़तालें करती थी तो क्यों उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों ना लिया जाए। प्रिंसिपल ने कहा आपकी बेटी के अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों ना लिया जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने भी ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए तो लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना, या अर्थात कि पिताजी का जब गुस्सा थोड़ा कम हो तब मुझे बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास ही नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है, ये पिताजी के प्रश्न थे उससे। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट टपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहा तो शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मतलब चौराहा मुख्य बाजार का पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानूसी मित्र यानी कि ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों के घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, यानी कि वो बुराई करने लगे। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह।
हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा इज़्ज़त आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया था। लोग घर आकर थू थू करके चले गए। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र, जो बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनता ही सीधे भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर थर्ड ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी तो हमारे सामने खड़ी, बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। मतलब जो खुशी मिली ये कॉलेज खुलने की, उससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या मिली? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 अर्थात भारत की आज़ादी के आगे कॉलेज की आज़ादी की खुशी कुछ भी नहीं थी, फीकी पड़ गई थी। क्योंकि जो सारा भारत उस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ क्या इंतज़ार कर रहा था? भारत के आज़ाद होने का। और वह कब मिली हमें? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को।